हेलो जी। अभी जो है हम स्प्रिंग मास सिस्टम के केसेस करेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे केसेस एग्जांपल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है इस चैप्टर का जिसमें डायरेक्ट सवाल आते हैं। ये रही काइनेटिक एनर्जी, ये रही पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन के साथ ग्राफ बनाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है बीच में, पोटेंशियल एनर्जी बीच में मिनिमम होती है। ये ग्राफ हो गया। और एनर्जी टाइम ग्राफ देख लो। एनर्जी टाइम ग्राफ में बस यही सीखना है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी नॉर्मल एसएचएम के फ्रीक्वेंसी का डबल। ये तो लास्ट में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो लास्ट में बताया था कि डबल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। यानी जितनी देर में एसएचएम में पार्टिकल ऑसिलेट करता है उतनी देर में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑसिलेट करेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी ग्राफ नॉर्मल है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगी तो वो ऊपर ही रहेगी। तो नीचे वाला ग्राफ भी पलट के ऊपर आ गया। तो जो ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का ऐसे दिखता था, अब वो ये नीचे वाला पोर्शन भी ऊपर चला जाएगा तो ऐसे दिखेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करो यार, तुम लोग तो समझदार हो। चलिए, फिर एक सवाल था जिसमें जैसे मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी E1 है और जब डिस्प्लेसमेंट x है तो हाफ के एक्स स्क्वायर को E1 लिख दिया। बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी E2 है, जब डिस्प्लेसमेंट y है हाफ के वाई स्क्वायर को E2 लिख दिया। तो यहां से x का वैल्यू आया 2E1 बाई के का रूट और y का वैल्यू आया रूट 2E2 बाई के। अब बोल रहा है तब का पोटेंशियल एनर्जी बताओ जब डिस्प्लेसमेंट x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिया। इसको लिखा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर प्लस हाफ के 2xy। अब हाफ के एक्स स्क्वायर को E1 लिख दिया, हाफ के वाई स्क्वायर को E2 लिख दिया और हाफ के एक्स वाई को रूट 2E1 बाय के और इसको रूट 2E2 बाय के लिख दिया। अब के से के कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो रूट E1 E2 बच गया। E1 प्लस E2 प्लस 2 रूट E1 E2। आप जरा चेक कर लीजिए। इससे पहले वाला सवाल में लिखा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है 0 और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इनका बीच में वैल्यू। भाई अब देखो 4 ऑप्शंस में से मुझे देखना है ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है। तो अगर मैं इनके बीच का कोई एवरेज वैल्यू पकड़ूं, मतलब मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता एवरेज और मिनिमम से कम नहीं हो सकता, तो 0 आंसर नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता और मैक्सिमम से ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे ये जो मिनिमम वाला है और जो मैक्सिमम वाला है इसका एवरेज वैल्यू इनका बीच में चल रही है। ऐसे देखो आप, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 ऐसा हो गया। तो 1/4 वाला आंसर आपका आ जाएगा। मिनिमम से कम नहीं हो सकता, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता। कितना सिंपल तो है। चलिए, अब हम लोग लिख रहे हैं मेथड्स टू डिटरमाइन टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम। इस मेथड में 2 मेथड्स हैं, फोर्स मेथड है। इसमें क्या करेंगे हम, पहला किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी सिचुएशन में पूछा होगा टाइम पीरियड बताओ। कोई भी सवाल ऐसा है जिसमें लिखा है टाइम पीरियड बताओ, आगे आने वाले में यही सब चलता रहेगा। टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, टाइम पीरियड बताओ, यही चलता रहेगा। तो स्टेप 1 है एफबीडी बनाओ एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है जिसको हम x इक्वल टू 0 कहते हैं। पहला एफबीडी बनेगा मीन पोजीशन पे। स्टेप 2 है जब एफबीडी बनेगा तो इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। तो पहला एफबीडी इक्वेशन मीन पोजीशन पे। स्टेप 2 है एफबीडी बनाओ डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम मीन पोजीशन पे। डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम
मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन पे तो नेट फोर्स 0 होगा, तो ऐसा एफबीडी बनेगा। और जब डिस्प्लेसमेंट एक्स पे बनाओगे तो नेट फोर्स अपने आप माइनस के एक्स जैसा अगर आ जाए, अगर आ जाएगा तो हमने लिखा इफ नेट फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, ये माइनस अपोजिट डायरेक्शन बनाना है, यानी कि अगर माइनस नहीं भी आए तो चिंता मत करना, केवल ये इमेजिन करना कि अगर फोर्स राइट में, ऑब्जेक्ट को राइट में ले गए हैं मीन पोजीशन से, तो नेट फोर्स लेफ्ट में आ रहा होगा, और अगर ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से लेफ्ट में ले जाएंगे तो नेट फोर्स राइट की तरफ आ रहा होगा। यानी कि अपोजिट में फोर्स आ रहा होगा, तो माइनस नहीं भी डायरेक्टली फॉर्मूले में आ रहा तो कोई चिंता नहीं करना, उसी फोर्स को जो वापस की तरफ यानी कि मीन पोजीशन की तरफ लग रहा होगा उसी को हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो अगर ये एफ नेट का या तो ऐसे आ जाए, या फिर अगर हम इस फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स कह दें, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग का मतलब जिसका डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होता है, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो के एक्स आ जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई रूट एम बाई के लिख देंगे, और ऐसा होते ही हम मोशन को एसएचएम कर देंगे। मतलब अगर कोई ऐसा लिख दे तो मैं अपने आप लिख दूंगा ये एसएचएम है, उसके बाद कुछ प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव करते आए कि एसएचएम उसी को कहते हैं, मतलब हमने नाम ही वही रखा है कि अगर रीस्टोरिंग फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल हो तभी उस मोशन को एसएचएम कहते हैं। और टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के ही आता है, यह भी हम पहले कर चुके हैं। और यह टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करता, यानी 1 सेंटीमीटर का ऑसिलेशन हो या 2 सेंटीमीटर का, मास ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हो रहा, और जो फोर्स उसको ऑसिलेट करा रहा है उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब समझना, ये बहुत ही जबरदस्त बात है कि अगर मैंने एक पेंडुलम लिया और मैंने बोला तुम इसको ऑसिलेट करो, तो तुमने ऑसिलेट करा, छोटा सा ऐसे छोटा सा धक्का दिया, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लेफ्ट राइट ऑसिलेट हो रहा है, मैंने टाइम पीरियड नोटिस किया। मैंने दूसरे बच्चे को बुलाया, मैंने कहा अब तुम ऑसिलेट करो, उसने थोड़ी ज्यादा टक्कर मार दी, तो 3 सेंटीमीटर का ऑसिलेशन करने लगा, तो ये तुमको लगा ये तो बड़ा ऑसिलेशन कर रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा इसको आने में, ज्यादा लंबा रास्ता चल रहा है। लेकिन देखा गया तो टाइम पीरियड दोनों जगह सेम है, क्योंकि टाइम पीरियड उस पर डिपेंड ही नहीं करता कि पार्टिकल कितना लंबा रास्ता कवर कर रहा है। अगर एसएचएम है तो टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा। पहला मेथड तो है स्टेप 1, स्टेप 2 एनर्जी फोर्स मेथड। 99% सवाल फोर्स मेथड से करा जाएंगे, सारे 99% सवाल फोर्स मेथड से। और फोर्स मेथड का एक भाई है, ये लीनियर एसएचएम की बात हो रही है। लीनियर एसएचएम मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे जब एसएचएम होता है, और उसका भाई जो है टॉर्क मेथड, उससे एंगुलर एसएचएम के सवाल करे जाएंगे 99%। जो 1% सवाल बच जाएंगे उसके लिए हम एनर्जी मेथड भी सीखेंगे, क्योंकि हमें 100% सवाल करने हैं। तो एनर्जी मेथड तब तक नहीं लगाना है जब तक मैं आपको कह ना दूं एनर्जी मेथड लगाओ, और जब मैं आपको तरीका बताऊंगा एनर्जी मेथड मतलब अप्लाई करने का, तभी एनर्जी मेथड लगाना है। फालतू में फैंटम नहीं बनना है, ज्यादा होशियार नहीं बनना है, एनर्जी मेथड नहीं लगाना। इवन इफ आपको किसी बुक में एनर्जी मेथड अप्लाई होता हुआ दिखेगा, आप बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे तो आपको एनर्जी मेथड से भी सॉल्व होते हुए सवाल दिखेंगे, फिर भी आपको कूदना नहीं है। एनर्जी मेथड, मेरे हजारों साल की तपस्या से मैंने बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सा सवाल एनर्जी मेथड से करना चाहिए और कौन सा फोर्स मेथड से। क्या फोर्स मेथड से सारे सवाल नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्या एनर्जी मेथड से सारे फोर्स वाले नहीं हो सकते? हो सकते हैं, तभी तो 2 मेथड्स हैं, पैरेलल चलते हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं जो फोर्स मेथड से इजीली सॉल्व होते हैं, वो 99% है, और 1% सवाल ऐसे हैं जो एनर्जी मेथड से इजीली सॉल्व होते हैं, वो 1% मैं बताऊंगा, तभी आपको घुसना है, ज्यादा चालाक नहीं बनना है, हमारे को फॉलो करते चलो। एनर्जी मेथड में तभी लगाएंगे जब टीचर बोलेगा, जब मैं सिखाऊंगा आपको। ये तब करेंगे जब कॉम्प्लेक्स सवाल ज्यादा होंगे, और जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक साथ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट होके ऑसिलेट करेंगे। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे। एक से ज्यादा मतलब जैसे रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है, यानी लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम मिला के एक सिस्टम बनाया। कैसे बनाया वो अभी देखेंगे बाद में। एंगुलर, लीनियर, सब तरह का एसएचएम मिला के, तो अब लगाएंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। अब हमने एनर्जी मेथड में क्या लिखना है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड
तो आपने अगर एनर्जी इक्वेशन लिखी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया, तो एनर्जी का डिफरेंशिएशन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पोजीशन x पर टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो या x के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके टोटल एनर्जी लिखेंगे किसी भी x पोजीशन पे, किसी भी जनरल पोजीशन x पे, और फिर उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे, तो फिर आपको एनर्जी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिखने लगेगा। तो आपको दो चीजें करनी है, एनर्जी मेथड बाद में लगाएंगे, लेकिन मैंने नाम यहां लिख दिया क्योंकि बाद में अचानक मेथड आएगा, तुम कहोगे सर ये क्या पोपट कर रहे हो, अभी तो आप फोर्स कर रहे थे। जब फोर्स अप्लाई करना मैं बंद कर दूंगा तब दूसरा मेथड जब आएगा तो एनर्जी मेथड बोलेंगे, तो आप उसको सुन लेना। लेकिन 99% जिससे सॉल्व हो रहे हैं वो मेथड ही हमारा प्राइमरी मेथड है और उसी मेथड पे हम लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे। बाद में कुछ ट्रिक्स और तरीके भी सिखाऊंगा जो अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स सवालों को सॉल्व करता होगा आसानी से, वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। देखो पहला एग्जाम्पल है स्प्रिंग मास सिस्टम, ये हमारा आज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें क्या किया कि आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट का, एक स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ या रिलैक्स्ड लेंथ L0 था। ऑब्जेक्ट अगर यहां पे ही रखा रहता तो स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाता, बाहर से मैंने भी नहीं लगा रखा है, तो हमारे को इसका टाइम पीरियड निकालना है। मान लो टाइम पीरियड निकालना है तो मुझको पहला एफबीडी बनाना चाहिए था, पहला एफबीडी बनाना चाहिए था मीन पोजीशन पे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पे मीन पोजीशन पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। इधर से स्प्रिंग फोर्स भी 0 है और उधर कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो फिर मीन पोजीशन पे देयर इज नो फोर्स, बैलेंस ही रहेगा। ठीक है, दूसरा हमारा है कि एफबीडी बनाते हैं एक्स पे, तो मैंने सोचा कि इसको मीन पोजीशन से जहां पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था वहां से एक्स डिस्टेंस ले गए, तो तुमने कहा देखो स्प्रिंग एक्स एलोंगेट हो गई, तो स्प्रिंग में कितना फोर्स डेवलप हो गया kx, लेकिन ये फोर्स तो इसको मीन पोजीशन की तरफ खींच रहा है, तो इस फोर्स का नाम हमने रीस्टोरिंग फोर्स रख दिया और उसका वैल्यू kx ही आ गया। आपको केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है तो उसका नाम रीस्टोरिंग लिखना है और kx के इक्वल हो गया, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, इतना केयरफुल रहने की जरूरत नहीं। अभी देखो k आ गया, यानी कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू x आ गया, k का वैल्यू k ही हो गया, तो हमने टाइम पीरियड का वैल्यू चुपचाप लिख दिया 2π√m/k। सर ये तो फॉर्मूला आपने जनरल अभी निकाला था, इसमें तो यही आंसर आ गया, लेकिन पहले जो कांस्टेंट k था, अब कांस्टेंट k का नाम स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये तो सर बड़ा आसान हो गया कि स्प्रिंग वाले सवाल में स्प्रिंग कांस्टेंट k को ही इस k की जगह उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट केस करेंगे, सर अगर ये मास ऐसे नहीं हो और थोड़ा वर्टिकल में स्प्रिंग कनेक्टेड हो तो हम लोग कैसे करेंगे, और टेढ़ा स्प्रिंग हो तो कैसे करेंगे, अभी वो अलग अलग केसेस हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक नया अप्रोच, और वो है केटी मेथड या केटी अप्रोच। इसको सीखना जरा आप, ये एक फिलॉसफी है, ये एक थिंकिंग है जो आपके दिमाग में बैठ गई तो आपको बहुत मजा आएगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? अभी जो 2 स्टेप कर रहे हैं उसमें पहला स्टेप पूरा हटा दूंगा मैं और दूसरे स्टेप को भी आधा कर दूंगा आप, लेकिन ये लॉजिक समझना जो मैं अभी बता रहा हूं। मैंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मीन पोजीशन पे होगा तो उस पे नेट फोर्स 0 होगा। अगर मैं आपको कहूं उस पे इधर एक फोर्स F1 लग रहा है और इधर एक फोर्स F2 लग रहा है, तो आप कहेंगे सर ये दोनों फोर्स के वैल्यू मीन पोजीशन पे बिल्कुल बराबर होंगे, तब जाके ये इक्विलिब्रियम पे होगा। मीन पोजीशन उसको कहते हैं जब नेट फोर्स 0 होगा। तो मैं कहूंगा F1 इक्वल टू F2, यहां पे एक इक्वेशन बन सकती है। आपने कहा बिल्कुल बन सकती है। फिर मैंने आपको ये लॉजिक दिया कि जब मीन पोजीशन से x आगे या x पीछे ले जाओगे तो ये दोनों फोर्स कांस्टेंट नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों फोर्स वहां पर भी कांस्टेंट हैं, यहां पर तो कांस्टेंट है, मतलब यहां पर तो बराबर है, अगर F1 भी कांस्टेंट है और F2 भी कांस्टेंट है तो यहां पर भी बैलेंस हो जाएंगे। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, मान लीजिए F1 का वैल्यू यहां 10 न्यूटन है और F2 का वैल्यू यहां 10 न्यूटन है, तो
तो जब मैं दूसरी जगह ले जाऊंगा तो ऐसा नहीं हो सकता F1 नई जगह पर भी 10 न्यूटन हो और F2 भी नई जगह पर 10 न्यूटन हो। क्यों? क्योंकि अगर दोनों अभी भी कांस्टेंट है और चेंज नहीं हुए तो यहां पर भी बैलेंस हो जाएंगे, तो यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा ही नहीं जो मीन पोजीशन की तरफ धक्का देगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लॉजिक समझ गए, इनमें से कम एक फोर्स वेरिएबल जरूर होना चाहिए, तभी नेट फोर्स यहां पे कैंसिल नहीं होगा। खेल समझ गए? मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट में मीन पोजीशन पे दो फोर्स लग रहे हैं, वो दोनों फोर्स आपस में बैलेंस है, तभी तो मीन पोजीशन बोलोगे। मीन पोजीशन मतलब बैलेंस है, यहां पे बैलेंस है तो मीन पोजीशन पे दोनों फोर्स बैलेंस है। लेकिन अगर मैंने डिस्प्लेस किया तो इनमें से कम एक फोर्स को अपना वैल्यू बदलना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे माना कि ये वैल्यू मान लो 10 न्यूटन है और ये कांस्टेंट फोर्स है और ये भी 10 न्यूटन है। तो आपने कहा भाई दूसरी जगह जाने पर अगर 10 न्यूटन एक 10 ही रहे और दूसरा वाला 10 न्यूटन बदल के 12 न्यूटन हो जाए, तो आप कहेंगे देखो इधर में एक नेट फोर्स बच गया 2 न्यूटन, तो ये ही रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, जितना फोर्स डिफरेंस नई जगह आएगा उनमें से एक फोर्स बड़ा हो जाएगा, दूसरा फोर्स अगर सेम है तो आप कहेंगे जी ये नेट फोर्स बन गया। आपने इस ऑब्जर्वेशन में दो चीजें नोटिस करनी है। एक, इस कांस्टेंट फोर्स की इनिशियल वैल्यू क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे अब। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको यह कहूं कि मीन पोजीशन पे ये फोर्स 20 न्यूटन थे तो ये भी 20 न्यूटन ही रहा होगा, तभी मीन पोजीशन है। अगर मैं राइट में जाऊं और एक 20 न्यूटन 20 ही रहे और दूसरा 20 न्यूटन 22 हो जाए, तो यहां पे नेट फोर्स का वैल्यू अभी भी रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू 2 न्यूटन है। तो आपको केवल यह चेक करना है कि वेरिएबल फोर्स में कितना चेंज आ गया। तो आपको यह थिंकिंग अगर पकड़ में आ रही है क्या कि अगर हम इन SHM एट लीस्ट वन फोर्स मस्ट बी वेरिएबल, एक से ज्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए। और जो रीस्टोरिंग पोजीशन एट x है, रीस्टोरिंग फोर्स एट x है, इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल फोर्स। तो आपको कांस्टेंट फोर्स की चिंता नहीं करनी SHM में, यानी कि कांस्टेंट फोर्स कितना लग रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये चेक करो कि कौन सा फोर्स वेरिएबल है। और अगर यह पता चल गया कि वेरिएबल यहां से वहां फुदकने में 3 न्यूटन बदल रहा है, तो वेरिएबल फोर्स की इनिशियल वैल्यू क्या इसकी भी चिंता नहीं करनी, फाइनल वैल्यू क्या इसकी भी चिंता नहीं करनी, कितना बदल गया केवल वो बदला हुआ पार्ट को ही रीस्टोरिंग फोर्स बोल दो। क्या ये खेल समझ गए? हाँ, ये कॉन्सेप्ट मैंने YouTube वाले में भी डाला था। आप YouTube वाला एक वीडियो डाला है माई क्लासरूम चैनल पे, उसको एक बार चेक करना, उसमें ये चीज मैंने बिल्कुल ऐसे ही समझाई है। हालांकि आप देखोगे तो आपको सेम ही दिखेगा कि हाँ सर ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ, आदित्य अरोड़ा अभी बहुत सवाल करेंगे, एक सवाल पे अटको नहीं, अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखो जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन मैंने ये देखा बच्चों, ये वाला करते हैं। देखो ध्यान से देखना, पहले मैं नॉर्मल मेथड से कराऊंगा, फिर केटी मेथड यानी कि अपनी लॉजिक से इसको डील करेंगे। आपने अगर एक स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट के है उसके नीचे मास ऐसे वर्टिकल सस्पेंड कर दिया, तो आप कहेंगे सर नेचुरल लेंथ तो यहां पे रही होगी लेकिन मीन पोजीशन थोड़ा नीचे होगी, क्योंकि ये मीन पोजीशन पर स्प्रिंग थोड़ा सा इलोंगेटेड होगा। ऐसा क्यों इलोंगेटेड क्यों होगा? क्योंकि मीन पोजीशन पर इस पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक mg और एक mg को बैलेंस करने के लिए एक स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है। तो हमने मान लिया, आपको यह वैसे भी समझ में आ जाएगा कि एक स्प्रिंग के नीचे एक ब्लॉक अगर टांग दें तो ब्लॉक स्प्रिंग को थोड़ा इलोंगेट कर देगा और थोड़ा सैक करके कहीं पे जाके बैलेंस हो जाएगा। तो आप देखेंगे यार स्प्रिंग की लंबाई थोड़ी बढ़ गई है। मैंने मान लिया कि वो डिस्टेंस जितना इंक्रीज हो गया है मीन पोजीशन तक वो kx नॉट है, तो kx नॉट इक्वल टू mg हुआ। ये वो इक्वेशन है जिसको हम FBD एट मीन पोजीशन कहते हैं। ये पहला चीज हो गई, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में ये जो मीन पोजीशन है यहां से x डिस्प्लेस और कर दिया, अब ब्लॉक को थोड़ा और नीचे ले जाके यहां FBD बनाया। तो मीन पोजीशन से जब तुम x डिस्प्लेस और कर दोगे
तो नीचे की तरफ mg ही लगता रहेगा, लेकिन ऊपर की तरफ फोर्स kx0 प्लस x हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स बढ़ जाएगा। तो हमने कहा बताओ जरा यहां पे दोनों में जरा बताओ कौन सा फोर्स कांस्टेंट है। आप कहेंगे सर mg कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोर्स यहां पे बदल रहा है। जरा हम नेट फोर्स अगर निकालें तो आप कहोगे यार नेट ऊपर वाला फोर्स बढ़ गया तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ गया। अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे है, नेट फोर्स ऊपर है, तो इस फोर्स को रीस्टोरिंग कहते हैं, और रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू हो जाएगा के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस mg। अब आप जरा इसको ओपन कर दें तो ये हो जाएगा के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस mg, और mg और के एक्स नॉट पहले से ही बराबर थे, उनको कैंसिल कर दिया, आंसर आया के एक्स। यानी f इज इक्वल टू के एक्स फिर से आ गया। जैसे ही ऐसा सुनोगे आप तुरंत लिख दो SHM, और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको k लिख के 2 पाई रूट m बाई k में वही k बिठा दो। तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि सर पिछले सवाल में जब स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल में ऑसिलेट कर रहा था तब भी यही आंसर आया था, और अब वर्टिकल में ऑसिलेट कर रहा है तब भी यही आया है। वर्टिकल में तो एक mg वाला फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि mg एक कांस्टेंट फोर्स है, और स्प्रिंग मास सिस्टम में कांस्टेंट फोर्स के करस्पॉन्डिंग स्प्रिंग पहले से ही डिस्प्लेस हो चुकी है। अब आप समझना, अगर mg यहां पे एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है तो स्प्रिंग पहले से ही इलोंगेटेड है जो mg को बैलेंस करती है। आपको यह सोचना है कि जहां पर भी स्प्रिंग बैलेंस कर चुकी है उसकी चिंता मत करो, वहां से अगर x खींचोगे तो स्प्रिंग पहले से जितना इलोंगेटेड है उससे x एक्स्ट्रा इलोंगेट हो जाएगा। तो स्प्रिंग में जितना फोर्स है, देखो अभी इलोंगेशन हो गया x नॉट प्लस x, तो स्प्रिंग में कितना फोर्स है के एक्स नॉट प्लस के एक्स, यानी जितना पहले से था उसमें कितना ऐड हो गया। आप बोलेंगे एक्स्ट्रा फोर्स आ गया के एक्स, और स्प्रिंग हमेशा ही ऐसे करेगा, जितना भी डिस्प्लेसमेंट, जैसे स्प्रिंग का 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट पहले से है और उसमें मैंने x और करा, तो मैंने पूछा x एक्स्ट्रा खींचने पर स्प्रिंग में एक्स्ट्रा कितना फोर्स बनाया। आप बोलेंगे के एक्स एक्स्ट्रा बनाया, k इंटू 5 पहले से था, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 प्लस x है, तो फोर्स का वैल्यू 5 k इंटू 5 प्लस x, यानी k इंटू 5 प्लस के एक्स। तो जब भी स्प्रिंग को एक्स्ट्रा x खींचोगे तो स्प्रिंग में नया फोर्स बनेगा के एक्स, और ये जो एक्स्ट्रा फोर्स बनता है यही रीस्टोरिंग हो जाता है। अगर ये फोर्स रीस्टोरिंग है तो पहले से कितना लग रहा है उसकी चिंता अब हम नहीं करेंगे, और हमको हमेशा पता है कि स्प्रिंग में एक्स्ट्रा खींचने से के एक्स फोर्स बनता है। तो स्प्रिंग वाले केस का हमेशा आंसर, अगर डायरेक्ट ब्लॉक के चलने से स्प्रिंग खींच रहा है तो आंसर यही रहेगा, कांस्टेंट फोर्स से फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसमें देखते हैं, यहां पे mg वाला फोर्स लग रहा है तो जो ओरिजिनल इलोंगेशन होगा वो mg के करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी हो जाएगा, और यहां से x खींचोगे तो एक्स्ट्रा फोर्स kx ही रहेगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स kx है, टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई रूट m बाई k। फोटो बना लो। यहां पे आप कहेंगे सर mg साइन थीटा लग रहा है। मेरा सवाल यह है कि जब ब्लॉक को यहां नीचे लाओगे तो mg साइन थीटा बदल जाएगा क्या? आप कहेंगे नहीं जी, ये तो एंगल थीटा फिक्स है, तो mg साइन थीटा तो नीचे आने पर भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, नहीं बदलेगा। अगर नहीं बदल रहा तो mg cos थीटा, mg साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए यहां स्प्रिंग ऑलरेडी एक फोर्स लगा रहा है, जहां पे mg साइन थीटा और ये फोर्स बैलेंस है, वो जगह तो हो गई मीन पोजीशन, और वहां से जब x डिस्प्लेस करोगे ब्लॉक को तो स्प्रिंग में एक्स्ट्रा इलोंगेशन x ही आ जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स नया एक्स्ट्रा फोर्स बनाएगा kx। तो यहां पर भी रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू रहेगा kx, और टाइम पीरियड का वैल्यू रहेगा 2 पाई रूट m बाई k। अब यहां पर भी अगर पूरा डूबा हुआ है तो इस पे एक mg लग रहा होगा और एक अप थ्रस्ट लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा डूबा हुआ है तो ना तो mg बदल रहा है ना अप थ्रस्ट बदल रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा तो हम कहेंगे यार ये इसको यार x नीचे लेके आओगे तो जितने पर भी स्प्रिंग अभी है उससे x नीचे लाने पर एक्स्ट्रा फोर्स इन स्प्रिंग विल बी kx, और ये एक्स्ट्रा फोर्स को रीस्टोरिंग कहते हैं, ना तो mg चेंज हो रहा है ना अप थ्रस्ट। तो जो फोर्स कांस्टेंट है उनकी चिंता मत करो, उनको भूल जाओ। जो फोर्स कांस्टेंट है उनकी चिंता नहीं करो, उनको भूल जाओ, और ये सोचो कि वेरिएबल कौन है।
आप कहेंगे जी केवल स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है। अब ये सोचो कि अगर इस ब्लॉक को x नीचे लाएंगे तो स्प्रिंग में कितना एक्स्ट्रा इलोंगेशन आएगा। आप कहोगे जितना पर भी ये स्प्रिंग है, अगर मैं x नीचे ले आऊं ब्लॉक को तो स्प्रिंग कितना एक्स्ट्रा इलोंगेट हो जाएगा। अगर ब्लॉक को x नीचे ले आऊं तो स्प्रिंग में इलोंगेशन आ जाएगा x, क्योंकि ब्लॉक डायरेक्टली स्प्रिंग से जुड़ा है। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, फिर से कोशिश करते। मान लो एक ऑब्जेक्ट पे एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग के ऊपर ब्लॉक कनेक्टेड है, इस पे मैंने एक अलग से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और एक mg लग रहा है। तो mg और 10 न्यूटन दोनों लगा रखा होगा, तो ये स्प्रिंग कहीं मीन पोजीशन पे थोड़ा सा खिंच चुका होगा। आप थोड़ा इमेजिन नहीं कर पा रहे क्या? एक स्प्रिंग के नीचे ब्लॉक सस्पेंड कर दो तो जो भी ब्लॉक का वेट या जो भी फोर्स होगा वो स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच देगा। अभी ये ब्लॉक चुपचाप टंगा हुआ है, मतलब इट इज नॉट ऑसिलेटिंग, इट इज जस्ट सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग। तो आप कहेंगे यार स्प्रिंग में जो फोर्स है वो इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, स्प्रिंग का जो फोर्स है वो इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। अभी सब कुछ बैलेंस्ड है। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इस ब्लॉक को मीन पोजीशन से x नीचे ले जाऊं तो 10 न्यूटन में कोई चेंज नहीं आया, mg में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन स्प्रिंग खींच गया। ब्लॉक को अगर 5 सेंटीमीटर नीचे खींच दोगे तो स्प्रिंग की लंबाई 5 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी। अगर स्प्रिंग की लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़, तो पहले से भी तो स्प्रिंग इलोंगेटेड था। सर जब ये स्प्रिंग इन दोनों को वेट को बैलेंस कर रहा था तब स्प्रिंग पहले से इलोंगेटेड था। मैं यही कह रहा हूं, पहले से कितना इलोंगेटेड है उसकी चिंता मत करो। आप ये सोचो कि जहां पर भी वो बैलेंस था वहां से x अगर ब्लॉक नीचे आ जाए तो स्प्रिंग क्या और इलोंगेट हो जाएगा? आप कहेंगे हां जी। कितना इलोंगेट हो जाएगा? आप कहेंगे अगर x नीचे लाओगे तो स्प्रिंग x और इलोंगेट हो जाएगा। पहले से भी है लेकिन x और हो जाएगा। अब x और हो जाएगा तो स्प्रिंग में कितना और फोर्स बन जाएगा? तो पहले से kx नॉट कुछ बन रहा था, अब kx नॉट प्लस kx, यानी सर एक्स्ट्रा kx बन जाएगा। अगर स्प्रिंग kx एक्स्ट्रा बनेगा, पहले से बना रहा है, पहले से क्यों बना रहा है? अरे पहले ये स्प्रिंग फोर्स इन दोनों के इफेक्टिव वैल्यू को बैलेंस कर रहा है, लेकिन तुमने और ब्लॉक को खींच दिया तो स्प्रिंग में और एलोंगेशन आ गया, तो स्प्रिंग ने एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया। कितना लगा दिया? kx और लगा दिया। तो वो जो एक्स्ट्रा लगा रहा है वही रिस्टोरिंग है। तो हमको पहले वाले फोर्स की चिंता क्यों करनी भाई? पहले वाली फोर्स की क्यों चिंता करें? मैं यही सिखा रहा हूं कि अगर ये ब्लॉक कहीं बैलेंस है, अगर ये ब्लॉक या ये ब्लॉक बैलेंस होगा तो स्प्रिंग पहले से इलोंगेटेड होगी कि नहीं? हां, लेकिन सर ये बैलेंस है, बैलेंस मतलब चल नहीं रहा, रुका हुआ है, रुका हुआ है। तो आपने ये देखा कि mg नीचे लग रहा है तो स्प्रिंग भी कोई फोर्स लगा रहा होगा ना, यानी स्प्रिंग पहले से थोड़ा सा इलोंगेटेड है, क्योंकि स्प्रिंग तो इलोंगेट होके ही फोर्स बनाता है, तो इलोंगेट हो गया और mg को बैलेंस कर रहा है। फिर मैंने बोला इसको जहां बैलेंस कर रहा उसकी चिंता छोड़ो, आप उससे x नीचे ले आओ। तो आपने कहा यार कहीं बैलेंस हो रहा था, स्प्रिंग पहले से ही थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर इलोंगेटेड था, लेकिन x नीचे ले आए, x नीचे ले आए तो स्प्रिंग में इलोंगेशन पहले 5 सेंटीमीटर था, उसमें 5 में x और एक्स्ट्रा हो गया, तो स्प्रिंग का फोर्स बढ़ गया। मैंने कहा कितना लग रहा है ये मत बताओ, कितना बढ़ गया ये बताओ। आप कहेंगे यार पहले 5 सेंटीमीटर था तो स्प्रिंग का वैल्यू k इंटू 5 रहा होगा, अब 5 प्लस x कर दें तो फोर्स का वैल्यू k इंटू 5 प्लस k इंटू x। मैं कह रहा हूं कितना लग रहा है ये मत बताओ, कितना एक्स्ट्रा हो गया ये बताओ। पागलों कितना बदल गया ये बताओ। आप कहेंगे कितना बदल गया? k इंटू 5, अब k इंटू 5 प्लस kx बदल गया। तो आप देखो हर सवाल में अगर ब्लॉक को x चला रहे हैं तो स्प्रिंग में इलोंगेशन x आ रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स kx बढ़ जा रहा है, जितना बढ़ जा रहा वही रिस्टोरिंग है। तो फिर तो कहने की जरूरत ही नहीं, देखते ही सवाल आंसर लिख देंगे कि अगर इस ब्लॉक को आप केवल इमेजिन करो, केवल mg कितना लग रहा है आई डोंट केयर, अपथ्रस्ट कितना लग रहा है आई थू ऑन अपथ्रस्ट। अब बताओ ये जहां पर भी बैलेंस है वहां से इस ब्लॉक को x नीचे खींचो तो क्या स्प्रिंग x डिस्प्लेस एक्स्ट्रा हो जाएगी? हाँ जी। तो स्प्रिंग में कितना फोर्स नया बनेगा? पहले जो बन रहा उसकी चिंता मत करो, कितना और बन गया एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा।
तो आप कहेंगे एक्स्ट्रा बन गया kx, क्योंकि स्प्रिंग में x खींचने से बनता है kx, अगर kx एक्स्ट्रा है तो वही रीस्टोरिंग है। तो सर mg की mg नहीं लग रहा होगा, अरे लग रहा होगा रे, लेकिन हम रीस्टोरिंग में एक्स्ट्रा फोर्स को ही बोल रहे हैं। ला ला ला, अगर चमक गया तो अचानक बल्ले बल्ले हुआ होगा कि सर एफबीडी बनाना ही नहीं है, आहा, बस ये देख लेंगे कि स्प्रिंग कितना इलोंगेट हो गया, आहा, कहानी खत्म। चलिए, लेकिन ये तो इसलिए स्प्रिंग मास सिस्टम के कैसे भी सवाल में अगर ब्लॉक को x चलाने से स्प्रिंग को एलोंगेशन x होता है तो आंसर में रूट के m बाई के लिख दो, 2 पाई रूट m बाई के। ये सवाल वैसे मैं करके दिखाता हूं, ये क्वेश्चन अलग हो गया, पढ़ो जरा। अ बॉडी ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम हाइट h, एक बॉडी है मास m की, h हाइट से गिर रही है, इस पैन के ऊपर जो मासलेस है और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अगर ये बॉडी को अगर मैं इस पैन पे वैसे ही रख दूं तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाना चाहिए वेट बैलेंस करने के लिए। कितना कंप्रेस हो जाके ये बैलेंस होगा? जहां पे स्प्रिंग फोर्स और mg बैलेंस हो चुके होंगे। तो अगर आप मीन पोजीशन का एफबीडी बनाएं, जरा आप सवाल पढ़ लो पहले। सवाल में लिखा है a body of mass m falls from height h on top of a pan of a spring balance. The masses of pan and spring are negligible. The spring constant of spring is k. Having stuck to the pan, the body starts performing harmonic oscillations in vertical direction. मतलब ये पैन ऐसे फेंक दिया तो इस पे टकरा के चिपक गया। अब चिपकने के बाद एक वेलोसिटी से टकराया है तो ये पुचुक 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 ऑसिलेट करने लगेगा। आपको सवाल पूछा है कि फाइंड एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड आ जाए तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन को हम हाफ के ए स्क्वायर लिख देंगे। के यहां पे वही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट ही हो जाएगा। अब बताओ, अगर ये पार्टिकल को यहां से छोड़े तो यहां टकराते समय इसका वेलोसिटी √2gh, यानी टकराने की इमीडिएटली बाद जब ये पार्टिकल स्प्रिंग और पैन से चिपक जाएगा इसका वेलोसिटी √2gh रहेगा। क्योंकि पैन मासलेस है इसलिए मतलब यहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है, लेकिन मासलेस है इसलिए वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये गया टकराया तो टकराने के बाद जब ये स्प्रिंग के साथ नीचे चलेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी √2gh रहेगी। आपको क्या इसका आइडिया है कि h हाइट से गिरने पर वेलोसिटी √2gh हो जाती है, mgh इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, अब यहां पर वेलोसिटी इसकी √2gh हो गई। अब वर्टिकल में स्प्रिंग ऑसिलेट करे या हॉरिजॉन्टल में, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट m बाई के होता है, ये डायरेक्टली यूज करेंगे। ओमेगा का वैल्यू √k/m होता है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी मुझे आ गई, जहां पर वेलोसिटी है वहां पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है और मीन पोजीशन उससे कुछ x0 डिस्टेंस नीचे है और मीन पोजीशन वहां होती है जहां पे mg और kx0 बैलेंस होते हैं। तो मीन पोजीशन के हिसाब से देखा तो kx0 इक्वल टू mg होगा, यानी x0 का वैल्यू mg बाई k होगा, x0 का वैल्यू mg बाई k। अब यहां पे वेलोसिटी इज √2gh एट x0 डिस्टेंस अबव मीन पोजीशन। जहां पे चिपका वहां से देखो mg के वेट को, इस ब्लॉक के वेट को बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग को कंप्रेस होना पड़ेगा। यानी जहां पर ब्लॉक का वेट बैलेंस होगा वहां पे स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो चुका होगा। अगर एक स्प्रिंग के ऊपर एक वेट रख दे तो वो ऐसे, आप सोफे पर भी बैठते हैं यार, तो सोफे के स्प्रिंग नीचे दब जाते कि नहीं दब जाते? कभी किसी सोफे पे बैठे हो तो सोफे पे बैठोगे तो स्प्रिंग दब जाएगा, आप चाहे उस पे उछलो नहीं, आप नॉर्मल भी बैठे रहोगे, ऑसिलेट मत करो, आप केवल ऐसे बैठ जाओगे तो भी स्प्रिंग थोड़ा सा दब जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग दबता है तो दबने से उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जो तुम्हारे mg को बैलेंस करेगा।
तो यहां पे स्प्रिंग थोड़ा सा पिचक गया है और यहां पर फोर्स बैलेंस हुआ। जहां पर फोर्स बैलेंस होता है उसको मीन पोजीशन कहते हैं। इसका मतलब जिस जगह टकराया मीन पोजीशन उससे mg/k डिस्टेंस नीचे है। जहां पे टकराया वहां पर वेलोसिटी √2gh है, यानी एसएचएम की वेलोसिटी एक पॉइंट पर √2gh है और वो जगह मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्टेंस ऊपर है। जब वेलोसिटी किसी जगह पर हमें मिल जाती है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला √a² - x² इंटू ओमेगा होता है। इस सवाल में वेलोसिटी की जगह मैं √2gh लिख दूंगा, ओमेगा की जगह √k/m लिख दूंगा और √a² - x² x की जगह mg/k लिख दूंगा। ये x0 वही डिस्टेंस है जितना डिस्प्लेसमेंट के बाद मीन पोजीशन आएगी। तो मीन पोजीशन से ये पॉइंट mg/k डिस्टेंस ऊपर है, यानी जिस पॉइंट पर वेलोसिटी हमें पता चल गई वो मीन पोजीशन से x डिस्टेंस ऊपर की वेलोसिटी है। तो मीन पोजीशन से किसी डिस्टेंस पर अगर वेलोसिटी पता हो तो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा √a² - x²। ये डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन mg/k है और एम्पलीट्यूड a है, ओमेगा का वैल्यू √k/m है और वेलोसिटी जो आ रही है √2gh है क्योंकि h हाइट से छोड़ा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो जिस पॉइंट पर यह टकराया वो पॉइंट मीन पोजीशन नहीं है, मीन पोजीशन उससे नीचे है। मीन पोजीशन उससे नीचे क्यों है? क्योंकि इस ब्लॉक के वेट को बैलेंस जहां पे स्प्रिंग करेगा वो जगह मीन पोजीशन होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यही सवाल दोबारा, इसलिए दोबारा उसको बार बार नहीं करना। अब क्योंकि मैंने आपको अभी एक स्पेशल मेथड बताया था कि अगर एक ब्लॉक को x खींचेंगे तो स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हुआ वो चेक करो, उससे स्प्रिंग का फोर्स कैलकुलेट करो और फिर देखो ब्लॉक पे कितना एक्स्ट्रा फोर्स आया। ब्लॉक पे जो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा उसी को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। और रीस्टोरिंग फोर्स अगर आ गया, एक्स्ट्रा फोर्स को ही रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे और रीस्टोरिंग फोर्स से डायरेक्ट टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। मैं अब आपको उसी मेथड से सॉल्व करके एक दो क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। याद रखिएगा ये पुल्ली मासलेस है। अगर पुल्ली मासलेस मासिव होगी और घूमेगी तो एनर्जी मेथड लगाएंगे, क्योंकि यहां पे दो दो मोशन होंगे, एक का रोटेशन होगा और दूसरे का ट्रांसलेशन होगा। तो एनर्जी मेथड से करेंगे, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। चलिए, अब क्या बोला, यहां पे आपको कुछ नहीं सोचना कि इसमें mg लग रहा है कि नहीं, टेंशन लग रहा है कि नहीं। आपको यह देखना है एक्स्ट्रा फोर्स कितना। मान लीजिए यह जगह मीन पोजीशन है, आपको एफबीडी नहीं बनाना है, आपको केवल यह कहना है कि अगर यहां से x खींच दूं आगे तो क्या स्प्रिंग में कुछ एक्स्ट्रा इलांगेशन हो जाएगा। आप पहले लिख लो यहां पे t, और ये t है तो यहां पर भी लिख दो t और ये हो जाएगा 2t। ये सब पुरानी बातें हमने की हुई हैं। यहां पे t है, यहां पे t है, अगर मैं इसको x नीचे खींचूंगा तो स्प्रिंग में भी इलांगेशन हो जाएगा x एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा फोर्स इन स्प्रिंग, एक्स्ट्रा फोर्स इन स्प्रिंग विल बी kx, और वो kx कितने टेंशन के इक्विवेलेंट होगा, एक्स्ट्रा टेंशन। एक्स्ट्रा टेंशन इन स्ट्रिंग T इक्वल टू kx। देखो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन T है वो स्प्रिंग से ही जुड़ा हुआ है। अगर स्प्रिंग अपना फोर्स बढ़ाएगा, आप चेक कर लो, यहां पे एक मासलेस पुली है, इधर का टेंशन और इधर का टेंशन बराबर है, यहां पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। अगर मैंने इधर से इसको x खींचा तो स्प्रिंग भी इधर से x खींच जाएगा,
तो ये स्प्रिंग कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा? आप कहेंगे kx फोर्स लगाएगा वापस की तरफ। अगर ये एक्स्ट्रा पहले जितना लगा रहा था उसमें kx एक्स्ट्रा लगाएगा, तो ये धागा और ये धागा दोनों तरफ के धागे इसी से कनेक्टेड है, तो यहां पे जितना भी फोर्स था उसमें कितना एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो जाएगा? एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो जाएगा kx। तो यहां पर भी कितना एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा? kx। अब ब्लॉक पे एक्स्ट्रा टेंशन जो आ जाएगा वो kx हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि एक्स्ट्रा फोर्स ही, एक्स्ट्रा टेंशन ही रीस्टोरिंग फोर्स होता है और उसका वैल्यू हो जाएगा kx। तो हमारा टाइम पीरियड का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई रूट m बाई के। यहां पे जो k आया वही बैठा दो। अभी एक दो सवाल देख लेना, पेशेंस रखना। आप ये नहीं कहना सर हर बार तो वही आंसर आ रहा है, कि यहां 4-5 पेज से आप तो वही लिखे जा रहे हैं, तो आप कोई भी सवाल पूछोगे हम यही आंसर लिख देंगे। नहीं, अगले सवाल में आंसर अलग आएगा, लेकिन आपको मेथड सीखना जरूरी है। पिछले वाले क्वेश्चन में एनर्जी इक्वेशन E इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर तब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी 0 है। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जो ऑसिलेशन में यूज होती है वो हाफ के ए स्क्वायर ही होती है। श्वेत मैं एक बात आपको बोलता हूं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का होता है यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन यू नॉट हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो कौन सा एनर्जी है जो काइनेटिक से पोटेंशियल और पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा होता है? कन्वर्जन वाला यही वाला एनर्जी होता है जिसका वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर होता है। तो अब जैसे आपको टोटल एनर्जी यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर मिल रही है, इसमें से काइनेटिक एनर्जी में कितना जाएगा? आप कहेंगे यू नॉट तो कभी जाएगा ही नहीं, ये हाफ के ए स्क्वायर एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी था। ऑसिलेट करता हुआ एनर्जी कौन सा है? हाफ के ए स्क्वायर। आप यू नॉट कहीं भी 0 ले सकते हो, इसको जरा याद रखना आप, कि कभी एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन दे दे तो यू नॉट का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, वो पर्सन टू पर्सन बदल सकता है। लेकिन ऑसिलेशन में कौन सा एनर्जी है जो इधर से उधर कन्वर्ट होता है? वो केवल हाफ के ए स्क्वायर है। तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन को हाफ के ए स्क्वायर ही लिखना है आपको किसी भी सवाल में। टोटल एनर्जी कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इज हाफ के ए स्क्वायर। चलिए, ये हो गया। अब मैं आपको एक दूसरा सवाल कराता हूं, इसको ध्यान से देखना और समझना मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूं और उससे लॉजिक बनाना। एक बार कंस्ट्रेंट रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, उसको समझो जरा ध्यान से। यहां ब्लॉक पे टेंशन T है, जिसको अगर ब्लॉक को X खींचेंगे तो यह धागा एक्स्ट्रा टाइट हो जाएगा और उसमें एक्स्ट्रा टेंशन बनेगा T। यहां पे T है तो यह धागा इधर भी है, यहां भी T होगा। लेकिन ये T और ये T है तो यहां का जो टेंशन है वो 2T है। फिर मैंने आपको कंस्ट्रेंट में सिखाया था कि ब्लॉक को अगर X खींचोगे, यानी टेंशन T वाले को X खींचोगे, तो 2T वाले का एलोंगेशन x/2 होगा। ये किसी को याद है क्या? अगर ये किसी को याद है तो आगे चल पाएंगे, नहीं तो हम ऐसा लिखेंगे T इंटू x1 माइनस 2T इंटू x2 इक्वल टू 0। यहां से T से T हटाया तो x1 इक्वल टू 2x2 आ गया। x1 को अगर x लिख देंगे तो 2x2 लिखना पड़ेगा, फिर x2 का वैल्यू हो जाएगा x/2। ये हमने एक बार पढ़ चुके हैं। एक बार पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ चुके हैं? कंस्ट्रेंट रिलेशन में। दूसरा मैंने एक मेथड सिखाया था, मान लीजिए कोई बच्चा लेट आया है और उसको अभी ये कंस्ट्रेंट रिलेशन समझने में दिक्कत हो रही है। ये हमारा वर्चुअल वर्क डन, ये भी केटी स्पेशल मेथड था, कहीं नहीं मिलता ये दुनिया में सिवाय मेरे। वर्चुअल वर्क डन मेथड बहुत बढ़िया। यहां पे एक और तरीका है इसको करने का, ये भी मैंने शायद बताया। मान लो इस धागे का वेलोसिटी v1 है और इस धागे का वेलोसिटी v2 है, तो इस धागे का वेलोसिटी v1 प्लस v2/2 होगा। यह भी हमने एक बार सिखाया था। क्या ये किसी को याद है? अगर एक साइड का वेलोसिटी v1 है, ऊपर ही जा रहा है, और दूसरे साइड का वेलोसिटी v2 है, तो इधर ऊपर जाने का वेलोसिटी v1 प्लस v2/2। ये सेकेंड मेथड किसी को समझ में आया? तो अगर ये मेथड भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा। जैसे मैंने इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कर दिया x और इधर का डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि ये बंधा हुआ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है।
तो इस बीच वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा x प्लस 0/2। अगर x प्लस 0/2 इसको देंगे तो x प्लस 0/2 यानी कि ये x/2 हो जाएगा, क्योंकि इसको नीचे खींच रहे हैं, इसको भी नीचे खींच रहे हैं, तो ये भी नीचे ही आएगा। अगर आपको ये मेथड नहीं पता है तो प्रॉब्लम नहीं, अभी उसकी चिंता मत करो, आप इस मेथड में आ जाओ। अगर दो धागे किनारे बीच का एक सेंटर पे धागा है तो किनारे वाले धागे को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो सेंटर वाले का वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है, ये दोनों मेथड चाहे तो यू नोट कर लीजिए, लेकिन ये मेथड भी नहीं लगाऊंगा मैं। अब मैं डायरेक्टली बोल दूंगा, टेंशन टी वाले को एक्स बोला, जितना टेंशन यहां डबल कर दिया उतने नंबर से ही डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर दिया, x/2 हो गया। अब मैंने बोला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फोर्स इन स्प्रिंग, आपने कहा ब्लॉक को x डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट हुआ x/2, तो स्प्रिंग का फोर्स बना kx/2। लेकिन स्प्रिंग का फोर्स कितने टेंशन के इक्विवेलेंट है, तो आप बोलेंगे 2t के इक्विवेलेंट है, क्योंकि वहां पे टेंशन के टर्म्स में 2t लिखा है और स्प्रिंग का इलोंगेशन x/2 हुआ है, तो स्प्रिंग में फोर्स बना k इंटू x/2। तो 2t टेंशन इक्वल टू kx/2 है, तो t टेंशन इक्वल टू kx/4 हो गया। अब यहां पे एक्स्ट्रा फोर्स है और ये एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स्ट्रा फोर्स ही रीस्टोरिंग फोर्स होता है। जो भी एक्स्ट्रा फोर्स टेंशन लगा वही रीस्टोरिंग है। तो ये टेंशन ब्लॉक पे लगा हुआ फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स ब्लॉक का ही है, तो ब्लॉक का फोर्स ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो गया। आप कह दो जी SHM, लेकिन इस बार k का वैल्यू k/4 है, तो टाइम पीरियड का वैल्यू 2π√m/k, m/k/4, यानी टाइम पीरियड इज 2π√4m/k। ये आंसर अलग आ गया। अब यहां पे एक ब्लॉक के साइड वाला दो धागा है, वो तो ब्लॉक से कनेक्टेड है, उसको तो हम नीचे खींचेंगे। दूसरे साइड का धागा बंधा हुआ है, ये कनेक्टेड नहीं है ब्लॉक से, ये बंधा हुआ है, तो ये नहीं खींचेगा। तो ब्लॉक को खींचोगे तो स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा, ब्लॉक को नीचे खींचोगे तो स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा। ब्लॉक को अगर x खिसकाओगे तो स्प्रिंग x/2 इलोंगेट हो जाएगा। तो स्प्रिंग अगर k कांस्टेंट का x/2 इलोंगेट हो जाए तो स्प्रिंग में कितना फोर्स बनेगा, आप बोलेंगे kx/2। लेकिन क्या kx/2 फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा, आप बोलेंगे नहीं। देखो मैं फिर से बताता हूं, आप लोग कह रहे हैं सर ये 2t को क्यों लिख दिया, देखो ध्यान से, अगर यहां फोर्स बना kx/2 और यहां पे मैंने बोला टेंशन t है और ये t है, तो बोलो क्या kx/2 t के बराबर होगा, आप कहेंगे नहीं, मासलेस जब पुल्ली होती है तो ये दोनों टोटल ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर होते हैं, यानी ये kx/2 है और ये t और t है, तो ये 2t इक्वल टू kx/2, 2t इक्वल टू, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, अगर बिल्कुल दिमाग नहीं लगाओगे तो काम नहीं बनेगा भाई। इस स्प्रिंग को देखो ध्यान से, इस पुल्ली को देखो, इसके सेंटर पे जो पुल्ली है, इसके सेंटर पे जो स्प्रिंग है, उसका इलोंगेशन x/2 हुआ है और उसका कांस्टेंट k है, तो इसमें कितना फोर्स डेवलप हुआ, ये कह रहे kx/2 इसमें फोर्स डेवलप हुआ। ये kx/2 फोर्स ये दोनों धागे के टेंशन से बैलेंस हो रहा है, क्योंकि एक पुल्ली अगर मासलेस होती है तो उसके ऊपर और नीचे के फोर्स बैलेंस होते हैं। क्या आपने ये सुना नहीं कभी, ये नहीं सुना है, ला रा रा क्या से क्या हो गया बेवफा, टी टी टूटी। टी टी टूटी, टी टी टू टी, लेकिन ये तो सर kx/2 दिया, अब तो kx/2
kx/4 kx/4, ये kx/2 बना, तो ये दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक तरफ का फोर्स कितना हो जाएगा, ये kx/4 हो जाएगा, ये kx/4 T/2T, यहां kx/2 लिखा, उसको 2t के बराबर करो ना भाई, तो 2t बराबर kx/2। अब देखो जो बच्चे बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, देखो कुछ बच्चे हैं, 90% बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन सर वो हमारा क्या सर, हमको तो समझ नहीं आता है सर, हमको तो कोई ऐसी चीज बता दीजिए कि हमको सॉल्व ना करना पड़े सर, ये तो बहुत ही कठिन है, इसमें तो एपीटी बनाना पड़ता है, फिर ये सब ये बैलेंस करेंगे सर, तो इसमें तो बहुत हमको टाइम लग जाएगा। उन लल्लुओं के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, तो केटी ट्रिक फॉर लल्लूस। लल्लू लोगों के लिए ट्रिक क्या है, केटीज ट्रिक फॉर लल्लू लोग, देखो ध्यान से, अगर ब्लॉक का टेंशन T है और स्प्रिंग का टेंशन NT है, NT, तो K इफेक्टिव इक्वल टू K/n²। दोबारा लिखता हूं, यहां लिखता हूं, यहां पे KT's ट्रिक फॉर लल्लू लोग, अगर ब्लॉक, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे लोग नहीं यूज करेंगे, सब लोग यूज करेंगे, लेकिन जिनको बिल्कुल समझ नहीं आया वो अभी से ट्रिक यूज कर ले, जिनको समझ में आ रहा है वो सब इसके कर सकते हैं। ब्लॉक का टेंशन T है और स्प्रिंग का टेंशन NT है, टेंशन, तो फिर K इफेक्टिव की जगह लिख दो K/n²। अंडरस्टूड? अरे तो सर K इफेक्टिव लिख के करेंगे क्या, अरे 2π√m/k में K की जगह K इफेक्टिव डाल देना बे, आ जाएगा आंसर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k इफेक्टिव रख देना, रे आ जाएगा आंसर। सर ये तो बहुत ही चालाक चीज है, और जिनको समझ में आ गया उनको इसको करने में तो कोई टाइम ही नहीं लगेगा। एक सवाल और देखो बच्चों, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, एक सवाल जल्दी से और देखो, देखो अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं और फिर मैं तरीके से भी सॉल्व करूंगा, दोनों से आंसर निकालेंगे। यहां पे लिख दिया T, ब्लॉक का टेंशन T, और देखो ये T है तो यहां T/2 लिखना पड़ेगा, लेकिन ये धागा इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो यहां भी T/2 लिखना पड़ेगा। ओ, तो n का वैल्यू हो गया 1/2। कैसे सर, कैसे कैसे, हमने क्या लिखा था, ब्लॉक का टेंशन T और स्प्रिंग का टेंशन हो गया NT, लेकिन यहां पे तो सर T/2 है, अबे तो उसको NT के इक्वल कर दो, तो n का वैल्यू क्या आया 1/2, तो K इफेक्टिव इक्वल टू K/n², यानी K/1/2 का होल स्क्वायर है। तो क्या ये 4K हो गया, अरे सर 4K हो गया, तो टाइम पीरियड का वैल्यू बताओ बच्चों, जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा 2π√m/4K। सॉल्व। n is the factor by which the spring का tension is multiplied when we talk about block का tension T and spring का tension is some times of T, कितने टाइम्स हो रहा है ब्लॉक के टेंशन। सर ये तो बहुत ही मजेदार लग रहा है हमको, एक सवाल और बता दीजिए, ये लो एक सवाल और बताते हैं।
ये एक धागा ये गया पुल्ली के नीचे से होता हुआ स्प्रिंग से कनेक्टेड, स्प्रिंग से ऊपर होता हुआ यहां कनेक्टेड, यहां भी कनेक्टेड, ये मास m है स्प्रिंग के। हमको वर्टिकल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछा है। मैंने ऐसे सोचा कि रंग 2-3 बार है, यहां t लिख देते हैं, ये गया तो यहां भी t लिखना पड़ेगा क्योंकि एक ही साथ कनेक्टेड है, यहां भी t लिखना पड़ेगा, ये t मिला के यहां 2t हो गया। ओहो, तो ब्लॉक का टेंशन 3t है और स्प्रिंग का टेंशन t है। ओ सर ये तो उल्टा लिख दिया आपने, पहले तो ब्लॉक को t बोलते थे और स्प्रिंग को nt बोलते थे, आपको ब्लॉक को 3 बोल दिया। अरे तो कोई बात नहीं रे, इसको आप t बोल दो तो इसको आप t/3 बोल दो। कुछ समझे कैसे टोन डाउन किया मैंने? दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया, 3t को t बोल दिया तो t को t/3 बोल दिया। अरे सर n का वैल्यू तो 1/3 आ गया, यानी k इफेक्टिव का वैल्यू तो सर 9k लिखना पड़ जाएगा। तो आंसर आया रे लल्ला 2π√m/। आपसे तेज कोई सॉल्व नहीं करेगा, बच्चे चालाक हैं, देखते ही आंसर लिख देते हैं। जल्दी से कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग ऐसा टॉपिक और कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन में 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज। आपने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन वाला सिचुएशन देखा होगा, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन समझ लो कि बिल्कुल वैसा आंसर नहीं है, आंसर थोड़ा अलग है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, ये K2 है, ये K3, उल्टा चलेगा। तो सर रेजिस्टेंस अगर ऐसे सीरीज में होते थे तो हमें याद है इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था R इफेक्टिव इज R1 + R2 + R3, और पैरेलल में उल्टा होता था। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो पैरेलल में बोलते थे यहां सीरीज में लिख दो। और फोर्स थ्रू आउट सेम रहेगा और डिस्प्लेसमेंट का सम होगा। अगर ये स्प्रिंग का इलोंगेशन x1 हो जाए और ये स्प्रिंग का इलोंगेशन x2 हो जाए और ये स्प्रिंग का इलोंगेशन x3 हो जाए, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x1 + x2 + x3 हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना भाई, क्या बोला मैंने वो समझना। अगर ये स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर का है, ये भी 10 का है, ये भी 10 का है, तो तीनों मिला के दीवार से 30 सेंटीमीटर दूर होते। ब्लॉक मतलब यहां से 30 सेंटीमीटर दूर है। अगर पहला स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर अलोंगेट कर दूं तो आप कहेंगे सर ये 11 का स्प्रिंग हो गया। इसको 1 सेंटीमीटर अलोंगेट कर दूं तो आप कहेंगे ये भी 10 की बजाय 11 का हो गया। इसको भी 1 सेंटीमीटर अलोंगेट कर दूं तो आप कहेंगे सर ये भी 11 हो गया। तो बताओ ब्लॉक की दूरी अब यहां से वॉल से कितनी दूर हो गई? तो तुम बोलोगे 11 + 11 + 11 यानी 33 हो गई। तो क्या ऐसा नहीं बोलोगे कि इसका मतलब है सबका इलोंगेशन अगर ऐड करेंगे तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आएगा? तो इसमें तरीका क्या है, K1x1 = K2x2 = K3x3 = K इफेक्टिव इंटू x1 + x2 + x3 यानी टोटल। इसको बोलते हैं टोटल इलोंगेशन। सवाल में टोटल इलोंगेशन अगर दिया होगा और पूछेगा पहले स्प्रिंग का इलोंगेशन बताओ, तो आप सीरीज में ऐड करके के इफेक्टिव निकाल सकते हो आराम से। के इफेक्टिव पहले निकाल लो और फिर टोटल को टोटल से मल्टीप्लाई करो और K1 से डिवाइड करो। तो x1 = K इफेक्टिव इंटू x टोटल अपॉन K1, x2 = K इफेक्टिव x टोटल अपॉन K2। इस तरह के फॉर्मूले से अलग अलग इलोंगेशन पूछा जाता है। कॉम्बिनेशन स्प्रिंग में सेकंड कॉम्बिनेशन है पैरेलल। अभी 1-2 सवाल करके दिखाता हूं आपको। पैरेलल में क्या है कि ये स्प्रिंग लगाया, ऐसे एक और स्प्रिंग लगाया, एक और स्प्रिंग लगाया, देखो सारे पैरेलल हो गए। अगर ब्लॉक को x डिस्प्लेस कर दें तो पहला स्प्रिंग भी x इलोंगेट हो जाएगा, दूसरा भी उतना ही हो जाएगा, तीसरा भी उतना ही हो जाएगा। तो आप कहेंगे यार इसमें यहां पे फोर्स सेम नहीं होता, x सेम होता है। अब एक ने फोर्स लगाया K1x, दूसरे ने लगाया K2x,
तीसरे ने लगाया K3x, तो यहां फोर्स ऐड हो जाएगा, तो फोर्स को सम कर दो। उल्टा लिखा पहले, तो हम लिखेंगे टोटल फोर्स बनेगा K1x प्लस K2x प्लस K3x, और ये फोर्स को हम K इफेक्टिव इंटू x कर दें, तो आप कहेंगे कि यार x से x काटा तो K इफेक्टिव का वैल्यू आ गया K1 प्लस K2 प्लस K3। पैरेलल में केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई ब्लॉक स्प्रिंग्स के बीच में आ जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएंगे। ये K1 और K2 पैरेलल में है। कैसे? अगर हम इस ब्लॉक को x डिस्प्लेस करें तो ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा x और ये कॉम्प्रेस होगा x, इसमें डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर है, और ये लगाएगा K1x फोर्स और ये भी लगाएगा K2x, यानी K1x प्लस K2x फोर्स लगेगा। तो अगर स्प्रिंग से स्प्रिंग जुड़ा दिखे और फिर ब्लॉक आए K1 K2, ये सीरीज हो गया। लेकिन स्प्रिंग ब्लॉक स्प्रिंग आगे दिख रहा है फिर भी बीच में ब्लॉक आ जाए तो दोनों साइड के पैरेलल हो जाते हैं। तो यहां पे K इफेक्टिव का वैल्यू K1 प्लस K2, थोड़ा ध्यान रखना है। ये ऐसा लग रहा है सर सीरीज ही तो है, देखो एक के आगे एक लगा है सीरीज हो गया, एक के आगे एक सीरीज होता है ना। ब्लॉक बीच में आ गया तो पैरेलल हो जाते हैं। अगर ब्लॉक बीच में आ गया तो दो साइड के पैरेलल हो गए। ये वाला होमवर्क सवाल है, आप खुद करना, एक बार ट्राई करना। जैसे ये है, ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल हैं और ये सीरीज है, तो पैरेलल में ये दोनों को ऐड किया तो 6K हो गया, K1 प्लस K2, और ये सीरीज हो गया तो पैरेलल में सीरीज में फिर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, देखो ऐसे हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, तो ये 18/9K हो जाएगा, तो 2K आ जाएगा। तो इसका आंसर 2K हो गया। अब बोल रहा है इसका टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड 2π√m/2K। क्या आप कहानी समझ गए? रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला पढ़ते थे उस फॉर्मूले को उल्टे ऑर्डर में लिखना है। सीरीज वाला पैरेलल में लिखना है, पैरेलल वाला सीरीज में लिखना है। ये याद हो जाएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा इसमें, ठीक है? याद रहेगा आपको, कोई गड़बड़ नहीं होगा। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।